Jummah Mubarak and welcome to today's class. Hope you people are fine. तो कल ड्यू टू टाइम लिमिटेशन सीड ट्रीटमेंट के वाले से कुछ चीज़ हमारी जो है वो अधूरी जो है वो रही थी, तो उसको जो है वो हम आज जो है वो देखते हैं। तो उसको वहीं से तो इसकी डिटेल में जाने से पहले ब्रीफ ओवरव्यू जो कल का हमारा था कि सीड ट्रीटमेंट जो है उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हो सकते हैं। उसमें जो खासकर लेग्यूम सीड्स हैं, द बेसिक पर्पस इज राइजोबियल इनोकुलेशन, ताकि वो अपनी इनोकुलेशन का प्रोसेस करके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको बखूबी सर अंजाम दे। सेकेंडली, सीड को ट्रीट किया जाता है बीमारियों और जो इंसेक्ट्स या हशरात हैं उनसे बचाने के लिए। तो थायोमेथाक्सम है, अमीडाक्लोप्रिड वगैरह है, इनसे सीड को ट्रीट किया जाता है ताकि जो सकिंग या रस चूसने वाले कीड़े हैं उनसे बचा जा सके। लाइकवाइज डाइफेनकोनाजोल है, थायोफिनेट मिथाइल वगैरह जो हैं, ठीक है। तो उनसे जैसे फंजीसाइड, ताकि बीमारियों से सीड के खिलाफ, खासकर जो सीड बोर्न डिजीजेस हैं, इवन जो साइल में है, तो उनसे जो है इनाकुलम जो है वो मुंतकिल ना हो सीड को। तो अदर मैंने आपको कहा था कि सीड जो है उसको नासाजगार जो माहौल है या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट्स जो हैं उनमें हम सीड को प्राइम करते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो जो है कल ये थोड़ी सी रह गई थी, इसमें जो है थायोमेथाक्सम कंटेनिंग इनका जो प्रोडक्ट है क्रूजर, तो जो पहला वर्जन था वो था मशीन ऑपरेटेड में तकरीबन 20 kg सीड जो था वो 45 से 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में वो तकरीबन ट्रीट हो जाता था। और जो अच्छी इसकी ट्रीटमेंट की निशानी है कि आपकी जो स्लरी या प्रोडक्ट जो है वो बच ना रही हो, बल्कि वो यूनिफॉर्मली जो सीड सरफेस है उस पे उसका आपको रंग नजर आ रहा है, वो यूनिफॉर्म कोटिंग उसकी होनी चाहिए। तो उसमें कोई ग्रैनुलर जो है स्ट्रक्चर वो ना बने, बल्कि यूनिफॉर्मली वो सीड पे जो है वो उसकी कोटिंग हो, क्रम्स वगैरह भी ना बने उसमें। आज हम आपको मकई सीड को थोड़ा सा डालकर उसके अंदर मिक्स करें ताकि वॉइस आपको ऑडिबल है वीडियो की? यस सर। प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद अब ना रहे। ये प्रोसेस करने के बाद अब आपने मशीन को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है। ये स्टील बिल्ट है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। ये आप कह लो कि इम्प्रोवाइज जो हमारी आम जो नीले ड्राम होते हैं केमिकल वगैरह वाले, ठीक है, जो बिल्कुल जो कंक्रीट मिक्सचर है उसकी बेस पे काम करते हैं, जिनको हम डिलिंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो उनमें भी ये प्रोसेस जो है वो सरंजाम जो है वो दिया जा सकता है। ये देखिए, जैसे घुंघरुओं की आवाज़ आती है बिल्कुल वो आवाज़ आनी चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको जो है वो और तकरीबन 10 इसके आप राउंड जो है हम देंगे इसमें। ये हमारे 10 चक्कर ये हो गए, उसके बाद हमने उल्टे 10 चक्कर देने हैं। और ये प्रोसेस आपने 2 से 3 मिनट तक जारी रखना है ताकि सारी जो क्रूज़र की आपकी प्रोडक्ट है वो बीज को लग जाए। आप देखें कि ऑलमोस्ट आपका बीज लग चुका है, बीज को सारी दवाई लग चुकी है। अच्छा, अभी आप देखें कि इसके अंदर कोई दवाई नहीं है, इसकी साइडों पे भी नहीं है, और इसको अगर हम बीज को साइड पे करें तो इसके पेंदे के ऊपर भी कोई दवाई नहीं है। मतलब कि हमारी दवाई अब सारी लग चुकी है, जितना हमने स्लरी बनाया था वो सारे का सारा इसके ऊपर बीज के ऊपर लग चुका है। तो इसको हम शीट के ऊपर अंडेल देंगे। अंडेलने के बाद हम इसे सायादार दरख्त के नीचे तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए रख देंगे सरफेस ड्राइंग के लिए, लेकिन डायरेक्ट जो सनलाइट है उस पे नहीं, ठीक है, अंडर शेड। और उसके बाद ये इस्तेमाल के काबिल है। तो ये हम इसको नीचे अंडेल रहे हैं। तो ये हमारा मैनुअल तरीका था जिसके अंदर हमारे पास एक बैग था मकई का 77-20 था सिंजेंटा का, और इसके लिए जो हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है वो क्रूज़र है, और क्रूज़र को इस्तेमाल करने के बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं।
नाउ ये कल कुछ प्रैक्टिकल का पोर्शन उसमें आई थिंक वॉइस का इशू था या जो भी, तो वो हमने देखा। तो आज हम हमारी जो क्राफ्ट जो है, ठीक है, सोयाबीन जो है उसको हम कंटिन्यू जो है वो करेंगे। आपका ये सोयाबीन का पहला लेक्चर है या इससे पहले हमने लिया है एक लेक्चर इसका? आई थिंक सेक्शन जो है पहला सी, लेक्चर है। पहला लेक्चर इसका ये, ठीक यस हो सर, ये पहला लेक्चर है। अच्छा। आई थिंक वो सेक्शन एच जो है उनको मैंने जो है बताया। अच्छा, ये सोयाबीन बेसिकली ऑयल सीड क्रॉप के तौर पे और नॉन ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप के तौर पे जानी जाती है। लेग्यूम क्रॉप है, ग्लाइसिन मैक्स जो है, ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है, लेग्यूमिनोजी इसकी फैमिली है। जब इसकी हम बांटने की बात करें, ठीक है, वो पेजेस जो है वो वहाँ पे मैंने आपको शेयर जो है वो वहाँ पे किए हुए हैं। सोयाबीन जो है इसमें हमारे पास टालर और स्मॉल दो तरह की टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल। अगर हाइट की बेस पे जो आम सीड पर्पस के लिए हैं वो हार्डली 75 सेंटीमीटर तक उनकी अपर लिमिट है, और जो फाडर के लिए होती हैं वो 200 सेंटीमीटर। उसमें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों टाइप्स जो हैं वो पाई जाती हैं। जो डिटर्मिनेट है इसका मतलब है कि वो पहले अपनी वेजिटेटिव साइकिल जो है उसको कंप्लीट करेंगी, और उसके बाद जाके उनकी जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कमेंस जो है वो करेगी। मैं यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसका जो पेज है उसको खोलता हूँ, तो उसको जो है फिर हम share आपको स्क्रीन पे एक पेज नज़र आ रहा है बुक से, सोयाबीन बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के नाम से। विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं? यस सर, नजर आ रहा है सर। ठीक। तो ये ग्लाइसिन मैक्स, सर इसका आपने बोटेनिकल नेम जो है वो याद रखना है। डाइकाट है तो इसका टैप रूट सिस्टम है, जो तकरीबन आप कह लो कि 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ है, लेकिन जो उसकी एक्सटेंसिव लेटरल ब्रांचिंग है वो अपर 30 सेंटीमीटर जो होराइजन है वहाँ पे जो है वो होगा, ठीक है। तो स्टेम जो है यूजली इसका राउंड विद 10 मिनट की मीटिंग होगी ऑनलाइन, दो 2 बजे क्लास है, 2 से 2:50, फिर इसके बाद चले, ठीक। तो स्टेम जो है राउंड और 8 to 24 इस पे नोड्स जो हैं होंगे। हाइट का मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें आप कह लें कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लाइक डे लेंथ जो है, दिन की रोशनी का दौरानिया जो है वो, प्लांट स्पेसिंग और सॉइल फर्टिलिटी जो है वो, ब्रांचिंग हैबिट जो है उस पर उनका इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद आप कह लेंगे जो इसके पहले 2 पत्ते होंगे, ठीक है, अबाउ द कार्टिलीडन, यानी कि पहला नोड जो कार्टिलीडन जो उगते हैं, जो कार्टिलीडनरी लीव्स हैं उनके बाद जो पहला 2 लीफ जो निकलेंगे, पहले 2, ठीक है, कार्टिलीडन के जो अबाव नोड है वहाँ से जो लीफ निकलेंगे वो आप कह लो कि यूनिफोलिएट होंगे, बाकी सारे ट्राइफोलिएट जो हैं, यानी कि 3 पत्ते वो होंगे, ठीक है। और अल्टरनेट फैशन में उनकी अरेंजमेंट होगी, और वो हेरी और ग्लैबुलस जो हैं और ओवेट शेप जो है उनकी वो हो सकती है। टर्मिनेट इंटरमिनेट का मैंने आपको बताया। इंडिटर्मिनेट वो टाइप्स होंगी जिनमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, यानी कि फ्लावरिंग और वेजिटेटिव ग्रोथ को साइड बाय साइड, ठीक है। तो फ्लावरिंग जो है उसकी कमेंसमेंट है 20 to 50 डेज, डिपेंडिंग अपॉन द अगेन जो प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिनमें डे लेंथ आप कह लो, टेम्परेचर और प्लांट की अपनी ग्रोथ हैबिट जो है हो सकती है उसमें। तो इसमें पार्ट्स जो हैं वो बनती हैं, जो टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी आप कह लो कि इसका लेग्यूम का। तो का पार्ट जो है वो आप कह लें कि उसका जो है कलर डिपेंडिंग ऑन द कल्टीवर, ब्राउन, ब्लैक, रेड और पर्पल जो है वो मेच्योरिटी पे हो सकता है। इनिशियल जो है वो ग्रीनिश की भी कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो होते हैं। तो हर पार्ट जो है उसमें 2 से 3 जो है वो सीड जो है वो होंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है उनका जो डायामीटर होगा एक इंडिविजुअल सीड का, वो 5 to 10 मिलीमीटर इन डायामीटर जो है वो हो सकता है। और जो सीड का कलर है बजाते खुद वो अगेन उसमें वेरिएशन है डिपेंडिंग ऑन द जीनोटाइप्स, यानी कि जीनोटिपिक वेरिएशन एग्जिस्ट फॉर सीड कलर इन सोयाबीन, एंड इट मे बी येलो, इट मे बी ग्रीन, इट मे बी ब्राउन और ब्लैक। तो इसका अगर हम जो है इसका ओरिजिन की बात करें, ठीक है, ओरिजिन जो इसका है, ठीक है, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, ठीक है।
और वहाँ से इसकी जो इंपोर्ट के ट्रेसेस मिलते हैं फ्रांस में, फिर यूरोप, इंग्लैंड वगैरह में और ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो जो यूएसए है वहाँ पे 1804 में इसकी हिस्ट्री जो है वो ट्रेस बैक वहाँ पे होती है, ठीक है। और वहाँ से ऑनवर्ड जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री जो है, ब्राज़ील वगैरह 1882 में। जो पाकिस्तान है उसमें 1960s में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था फ्रॉम यूएसए फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। तो अब भी इसका जो एक एरिया ऑक्यूपाई होता है वो स्टिल हमारे पास यहाँ पे इसका अचीव नहीं हो सका, तो ये बड़ी वर्सटाइल क्रॉप है। इसको ना सिर्फ ऐसे वेजिटेबल, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑयल सीड, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल बड़े यूजेस हैं, ठीक है। तो हत्ता कि जो एक आर्टिफिशियल जो मीट है उसकी प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ जो है वो किया जा सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्री जो है उसमें, ठीक है, बोर्ड मार्कर से लेके तो आपके डाइनिंग टेबल तक इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है इस क्राफ्ट की। तो सोयाबीन जो है इसकी बेसिक जो है ग्लाइसिन मैक्स, और इसकी बॉटनी की हमने बात की, इसकी जो ओरिजिन या हिस्ट्री है उसमें ओरिजिन को अगेन अगर हम रिविजिट करें तो चाइना से है, और चाइना से इसका स्प्रेड है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप, जिसमें फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड वगैरह, यूके है, और वहाँ से जो है फिर यूएसए में 1804, और आफ्टरवर्ड जो है 1882 को जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनमें ब्राज़ील है, और 1960 अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1960 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था फ्रॉम यूएसए। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट का जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब है आबो हवा, यानी कि आबो हवा की ज़रूरियात, ठीक है। तो सोयाबीन कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन अंडर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर हैं दे आर रिस्पेक्टिवली 40 एंड 5 डिग्री सेल्सियस। कोई भी लिविंग टिश्यू जो है अगर वो 45 डिग्री सेल्सियस तक उगे तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। हाल तो के कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस पे पौधों को हीट शॉक आता है। और जब हीट शॉक आता है तो जब कोई चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लांट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं लिपिड्स मेल्ट होते हैं, प्लस उनके जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर होते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर नॉर्मल नहीं रहता। तो इस जब टेम्परेचर 40 डिग्री से बढ़ जाएगा तो सोयाबीन की जो फ्लावरिंग है वो उसमें अबार्शन, फ्लोरल अबार्शन है, प्लस जो आप कह लो कि जो पार्ट रिटेंशन है उन प्लांट्स, वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर जो है वो होती है। मॉइस्चर जो है यानी कि पानी की जो दस्तियाबी है साइल में वो बड़ी क्रिटिकल है दो स्टेजेस पे। पहला जब ये उग रहा हो, उगने के लिए क्योंकि सीड को वाटर इम्बाइब करना पड़ेगा ताकि जो स्टोर्ड इसके अंदर खुराक है वो हाइड्रोलाइज होके जो यंग सीडलिंग है उसकी नरिशमेंट के काम आए। सेकेंडली की भी किसी भी लेग्यूम में जो फ्लावरिंग और पार्ट फिलिंग है या ग्रीन फिलिंग का जो दौरानिया है सीड फिलिंग का जिसमें दाना की भराई हो रही होती है वो बड़ा क्रिटिकल स्टेज है। वहाँ पे अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो सीड जो है वो श्रिवल्ड होंगे, श्रंकन इन साइज होंगे। और जब हम किसी क्रॉप के यील्ड कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें जो सीड वेट है जिसको टेस्ट वेट भी कहा जाता है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, यानी कि दानों का, 100 दानों का, 1000 दानों का वजन कितना है, ठीक है। जो 100 सीड वेट है उसको टेस्ट वेट भी कहते हैं, सीड इंडेक्स भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग फ्लोरलिनेशन जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही हो, पोलिनेशन जब जरपाशी हो रही हो, और जब सीड डेवलपमेंट जब दाना बन रहा हो, तो वहाँ पे अगर मॉइस्चर लिमिटेशन आती है यानी कि वाटर शॉर्टेज मिलती है तो इसकी पैदावार जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। और तकरीबन जो इसकी एनुअल रेनफॉल जिन इलाकों में 600 से 1000 मिलीमीटर होगी, ठीक है, उन पे ये ग्रो करवाई जा सकती है। अच्छा, जब हम एक बात करते हैं कि एनुअल रेनफॉल इतनी होनी चाहिए तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी अमाउंट तो है ही है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट है कि क्रॉपिंग जो मेन क्रॉप जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसके हवाले से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसके सोइंग टाइम के आगे या पीछे किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न है। तो वो बड़ी क्रिटिकल जो है, ये नहीं है कि सारी 600 से 1000 2 महीनों में और पूरे साल में फिर बारिश ही ना हो। तो उसकी यूनिफॉर्म या विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बड़ी क्रिटिकल होगी। टोटल रेनफॉल वो भी अहम है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ओवर द ग्रोइंग सीजन वो उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो फोटो पीरियड जो है वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड।
लैटीट्यूड का अगर लोगों को किसी को नहीं पता तो लैटीट्यूड का इसको आप पढ़ के आए होंगे कहीं ना कहीं पे अर्ज बल्द के नाम से। बेसिकली एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है जो पोजीशन स्पेसिफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑन प्लेनेट अर्थ जो ग्लोब है उस पे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो ईस्ट टू वेस्ट करेगा उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एक मिलता जुलता वर्ड जो है दैट इज आल्टीट्यूड, वो बड़ा सिंपल, हाइट अबव सी लेवल। और पाकिस्तान में जो हाइट अबव सी लेवल है वो है फ्रॉम किमाड़ी, जो कराची में, तो वहाँ से ऑनवर्ड। तो जो आपका पाकिस्तान रेलवे का एक टाइम टेबल पब्लिश होता है ट्रेन का, तो उसमें हर जो स्टेशन जो लोकेशन है उसकी एलिवेशन हाइट अबव सी लेवल जो है वो वहाँ पे मौजूद है। अदरवाइज नेट आपके पास है और आजकल तो फिर फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। तो लैटिट्यूड और जो टाइम ऑफ द ईयर है, ठीक है। स्क्रीन की विजिबिलिटी का इशू तो नहीं है आप लोगों को? अगर है तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन की विजिबिलिटी का इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। तो इसमें आप मैंने आपको कहा कि जो लैटिट्यूड है और टाइम ऑफ द ईयर जो है ये डिटरमाइन करते हैं सोलर रेडिएशन की अवेलेबिलिटी को। अब टाइम ऑफ द ईयर के में देखें कि आप जो आज बैठे हैं, हम बैठे हैं आज 8 जनवरी में, तो 8 जनवरी में सूरज की रोशनी का क्या हाल है, आज कैसा दिन था या कल कैसा दिन है। और इसी को अगर आप 8 जुलाई या 8 जून के मुताबिक कंपेयर करो तो टाइम ऑफ ईयर जो चेंज होने से सूरज जो है उसकी जो इंटेंसिटी है, जो रेस हम तक पहुंचती हैं वो अर्थ की रोटेशन के तहत जो है वो चेंज होती हैं। वो जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है अपने सन के इर्द गिर्द। तो सोयाबीन बेसिकली शार्ट डे प्लांट है। जब हम शार्ट डे प्लांट की बात करते हैं तो एक्चुअली जो असल फिनोमिना वो ये है कि जो फ्लावरिंग है दैट फॉलोज द लेंथ ऑफ द नाइट, यानी कि डार्क पीरियड जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखें। जो शार्ट डे प्लांट है एक्चुअली दे लव लॉन्ग नाइट्स, उनको लंबी रात तरीकी का पीरियड ज़्यादा चाहिए अपनी फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए। तो वहाँ पे आप कह लो कि शार्ट डे जो है वो फ्लावरिंग को जो है वो प्रमोट करेंगे यहाँ पे, या अपोजिट इसका कह लें कि डार्कनेस जब बढ़ेगी, जब रातें लंबी होंगी। तो जब हम शार्ट डे या लॉन्ग डे की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक्चुअल कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो बेसिकली लेंथ ऑफ द अनइंटरप्टेड डार्कनेस होती है, जिसको निक्टो पीरियड जो है वो कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपने हाल दो के हमारे पास जब हमने प्लांट्स को उनके फ्लावरिंग रिस्पांस की बेस पे क्लासिफाई किया था तो हमने शार्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है वो हमने पढ़े थे जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्राफ्ट पढ़ी थी। तो फोटो प्रोडक्टली जो सेंसिटिव वराइटीज़ होंगी यानी कि जिन पे डे लेंथ का असर ज़्यादा होता है वो नैरो लैटीट्यूड रेंज जो है वहाँ पे, यानी कि 200-250 किलोमीटर के बाद जो है उनकी अडाप्टेबिलिटी जो है वो फैक्ट होगी, यानी कि नैरो बेल्ट जो है उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो है वो फिट इन होंगी। तो साइल जो है बेसिकली, जब मैं साइल की बात करता हूँ तो साइल का मतलब है अपर वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है। साइल इज द फंडामेंटल मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। जब भी हम फील्ड में प्लांट्स लगाएंगे तो हम मट्टी में लगाएंगे। तो अपर वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड साइल। और साइल में अगेन हमारे पास जो है टॉप साइल और नीचे जो है वो सब साइल। और टॉप साइल जो है इसका लिटरेचर में बड़ी वेरिएबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो जनरल कंसेंसस है कि पहले जो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो मीडियम जो है वो लोकेट होते हैं। और उस 15 सेंटीमीटर में से जो पहले 5 सेंटीमीटर जमीन के, उसमें मोस्ट ऑफ द जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो चल रहे होते हैं। उसमें वीड सीड वगैरह, खासकर ऐसी वीड्स जो सरफेस सीडर हैं उनके बहुत ज़्यादा सीड जो है वो सीड बैंक वहाँ पे मौजूद होता है। तो जो टॉप साइल है वो अफेक्ट होती है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो और रन ऑफ हो जाए, यानी कि मट्टी जो है वो टॉप साइल जो है वो वाश हो जाए बारिश के तहत, उसको हम वाटर इरोजन कहते हैं। या फिर आंधियाँ आए तो जो लूज साइल हैं, जो पुअर साइल हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, जिनमें पार्टिकल्स की बाइंडिंग या एग्रीगेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डिटैच हो जाते हैं ड्यू टू विंड। तो आपको वो सस्पेंडेड मटेरियल के तौर पे नज़र आते हैं जब आंधी आती है तो उसमें मट्टी होती है। तो वो भी बड़े हार्मफुल प्रैक्टिस है, यानी कि उसको हम कहते हैं ज़मीन का कटाव या इरोजन। तो इरोजन के जो एजेंट्स हैं वो बेसिकली विंड और वाटर है। सोयाबीन जो है आप कह लो कि स्लाइटली, ठीक है, एस्टिक जो है वहाँ से न्यूट्रल पीएच की तरफ जो है वो इसको प्रेफर करता है। जब हम पीएच की बात करते हैं, पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सालाइन एक्टिविटी जो है। तो 7 जो है बेसिकली वो न्यूट्रल पीएच है। 7 से अबव जाएंगे तो वो अल्कलाइन हो जाएगा, और अगर हम 7 से बिलो जाएंगे तो वो एस्टिक हो जाएगा। और जैसे जैसे पीएच कम होगी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। 4 का मतलब है कि ये ज़्यादा एस्टिक है। ठीक है।
जितनी पीएच लो होगी। तो हमारी जो सॉइल्स हैं इनकी पीएच जो है वो 7.5 से अबव है और तकरीबन 8.5 8.6 तक हमारी, क्योंकि हमारा पेरेंट मटेरियल जो है जिससे हमारी ज़मीनें बनी हैं वो कैलकेरियस है। ठीक है, पेरेंट मटेरियल हमारा कैल्शियम इनरिच्ड है। तो जो सॉइल एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी सोयाबीन को कैसे नुकसान करेगी कि इसके जड़ों पे जो आप कह लो मनके बनते हैं, नड्यूल्स बनते हैं, ठीक है, उनको ये जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। उसकी नोडुलेशन का प्रोसेस जो है वो इफेक्ट जो है वो होगा। तो साइल एसिडिटी जो है रिड्यूसेस नोडुलेशन। नोडुलेशन से मुराद है कि जो राइजोबिया के स्टोर हाउस हैं रूट्स पे, खासकर नोड्यूल रूट्स पे, जो एक ग्रैनुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आता है जिसमें स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ राइजोबिया रिजाइड करते हैं ताकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें, तो वो फिर काम बनेंगे। दूसरा जो अवेलेबिलिटी है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, वो भी जो है वो मुतासर जो है वो होगी। तो सीड बेड प्रिपरेशन यानी कि ज़मीनी तैयारी, ठीक है, कोई भी क्रॉप हम सो करते हैं तो उसके लिए दो हमारे पास पहली चीज़ होती है रूट बेड प्रिपरेशन, दूसरी होती है सीड बेड प्रिपरेशन। जो प्रीवियस क्रॉप होती है उसके जो स्टबल्स हैं, उसका जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है, उसकी जो बाकियात हैं, उसके जो रेजिड्यूज हैं, उनको हमने पहली स्टेज पे उनसे छुटकारा पाना होता है, उसको कहते हैं रूट बेड प्रिपरेशन। तो उसके लिए यूजली हम प्री सोकिंग इरिगेशन या रोनी रोनी जो है वो हम अप्लाई करते हैं ताकि साइल जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए। बदतर कंडीशन में जब आएगी फिर हम उसमें जो है अपनी प्रीवियस क्रॉप जो है उनके रेजिड्यूज जो है उनको डिस्किंग करते हैं, ठीक है, उसके अलावा रूटावेटर का यूज़ करते हैं ताकि वो सॉइल में मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो नॉर्मल 2 to 3 हमारी फ्लोइंग्स हैं, डिपेंडिंग ऑन के हम किस तरह की टिल्थ चाहते हैं। एक वर्ड है टिल्थ, उसको मैंने यहाँ पे येलो हाईलाइट किया है। जो ज़मीन में हल वगैरह चलाते हैं हम, यानी कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद इम्प्लीमेंट्स जो है उसको हम टिलेज कहते हैं। ठीक है, टिलेज जो है यानी कि ज़मीन की तैयारी के दौरान जो हम हल वगैरह चलाते हैं, डिस्किंग करते हैं, माउल्ड बोल फ्लो चलाते हैं, रूटावेटर वगैरह, वो सारा टिलेज आ जाएगा। जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल है आफ्टर टिलेज ऑपरेशंस, वो टिल्थ कहलाएगी। टिल्थ फाइन हो सकती है या कोर्स हो सकती है। फाइन का मतलब है कि जब आप फील्ड में गए थे तो वहाँ पे जब रूटावेटर चल रहा था तो बड़ा सॉइल जो है वो फाइन पार्टिकल उसके, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल साइज की, बड़ा फाइन स्ट्रक्चर बन रहा था, वो फाइन टिल्थ होगी। अगर हम सिर्फ कल्टीवेटर चलाते हैं और सॉइल जो है उसमें बड़े बड़े आप कह लो कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बड़े हैं लेकिन क्लाड्स नहीं है, ढीले बड़े नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में भी नहीं है, उसको हम कोस्ट टिल्थ जो है वो कहेंगे। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे रिलेटेड ये टर्म आ जाती है। तो दिस विल improve moisture conservation of the soil which is required for soil seed interaction या contact। जो अच्छा सीड बेड है वो ऑप्टिमम या मैक्सिमम उसका आप कह लो कि जो कंटेक्ट है सीड का साइल से इंश्योर करता है कि सीड जो है वो नेकड़ नहीं पड़ा रहता, उसमें मट्टी की सर जी जी। सर आपकी आवाज कट रही है। सब लोगों के लिए काट रही है या सिर्फ आपके लिए काट रही है? जी बच्चों। सर आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही। बेटे मैं यही पूछ रहा हूँ कि सिर्फ आपके लिए काट रही है या बाकी लोगों के लिए भी काट रही है? तो सबकी काट रही है। सबकी काट रही है। यस सर, आवाज आपकी क्लियर समझ नहीं आ रही। सिग्नल तो यार नेट के यहाँ पे जी पूरे सर। आ रहे हैं, यूबी एंटी वाईफाई के। चलें इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिग्नल मेरे पास यहाँ पे पूरे हैं, मैं रिकॉर्डिंग जो है मैं शेयर करता हूँ उसकी। मीनवाइल होप के इसमें को बेहतरी आती है। तो जो इसमें हमारा टिल्थ है, दिस इज बेसिकली द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल आफ्टर टिलेज ऑपरेशन। टिलेज ऑपरेशन से मुराद है लैंड प्रिपरेशन में जब हम हल वगैरह जो है वो चलाते हैं, यानी कि सॉइल की जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन है वो। कोई बेहतरी आई है आवाज में? यस सर, यस अब सर, अब क्लियर सही आ आ रहा है। रही। मजे की बात है कि वही इंटरनेट का कनेक्शन है, मैंने उसको जो क्या कहते हैं उसको कनेक्शन चेंज नहीं किया, वो जो वीएनटी वाईफाई है वही है। तो सीड बेड प्रिपरेशन और उसके बाद जो है सोइंग टाइम। सोइंग टाइम को आप लिटरेचर में देखेंगे वक्त काश्त लिखा होगा। सोइंग टाइम जो है अगेन इसमें दो
क्रॉप्स दो क्रॉप्स इसकी साल में हो सकती हैं, ठीक है, एक मौसमी और एक बहारिया। तो प्रीवियसली कौन सी ऐसी क्रॉप हमने पढ़ी हैं जो 2 सीजन में काश्त होती हैं? काफी सारी पढ़ी हैं जो 2 सीजन में लगती हैं। एक तो मेज है। हाँ जी, एक मेज है, एक सनफ्लावर है, फिर शुगर कैन है, ठीक है। इनको 2 सीजन में जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है। तो जो सोयाबीन है बेसिकली इसका भी आप कह लो कि जस्ट लाइक सनफ्लावर, इसका जो सीजन है वो कमेंस होने वाला है। सनफ्लावर का थोड़ा सा अर्ली है, इसमें हमारे पास मार्जिन है कि ये मिड जनवरी से लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, और टिल आप कह लो कि पहले जो 10 दिन है फरवरी के वहां तक। जो स्प्रिंग क्रॉप या बहारिया फसल है, जो ऑटम क्रॉप है, वो हमारे यहाँ पे पंजाब में जो उसकी प्लांटिंग विंडो है जो पुरानिया है, दैट इज मिड जुलाई टू एंड जुलाई, ठीक है। 15 के दिन का विंडो जो है ये तकरीबन बनती है। तो उसमें आप कह लो कि बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है प्लांटिंग डेट जो है हायर यील्ड के लिए, अर्लीनेस एज वेल एज जो डिलेड प्लांटिंग होती है वो नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो उसमें जो खासकर जो डिलेड प्लांटिंग है उसकी वजह से यील्ड जो है वो डिक्रीज कर सकती है। वो कैसे कि अगर आपने एक क्रॉप अब जनवरी में लगाई है, ठीक है, और एक आपने लगा दिया मार्च में, तो टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंस होगा और उसकी जो स्टेजेस हैं अकॉर्डिंगली वो बड़ी वार्मर उसमें आएंगी। नो डाउट कि सीड जर्मिनेट करेगा, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे हमें जो एग्रोनॉमिक इश्यूज आते हैं, खासकर जो आप कह लो फ्लावरिंग के हवाले से, उसकी जो सीड वगैरह उसका सीड सेटिंग है उसकी, फ्लावरल अबार्शन की और पार्ट रिटेंशन के हवाले से उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो ऑप्टिमम प्लांटिंग विंडो होती है, ठीक है, ये बेसिकली ऑप्टिमाइज हुई होती है एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे, तो उसको फॉलो जो है वो करना चाहिए। जो सीड रेट है इसको कहते हैं शरह बीज, ठीक है। तो 80 टू 100 किलोग्राम फी हेक्टेयर सीड जो है इसका यूज किया जाता है, और जो अच्छी पॉपुलेशन उसमें 20 टू 24 प्लांट्स पर मीटर ऑफ रो जो है वो तकरीबन होने चाहिए। आल्दो कि इस क्रॉप के साथ जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें है कि बहुत प्रोनाउंस्ड डिफरेंस जो है वो सोयाबीन का रो स्पेसिंग चेंज करने से या प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया वो कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना बाकी क्रॉप के साथ है। तो टाइम जो है वो 10 मिनट रह गए। मैं अटेंडेंस का पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास तो यहाँ पे आज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बड़े नैरो हैं, 29 ही है। आज आई थिंक कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के इशू भी थे, बिजली के, ऐसे है ना। आज कोई बिजली वगैरह का भी तो ब्रेकडाउन के इश्यूज थे शायद, इस वजह नो से लोग सर। नहीं है। इशू है मुल्ला। आज इशू हैं, नहीं है आज नहीं है। आज नहीं है। तो उसमें बड़ी कम आपकी जो स्ट्रेंथ है। मैं इसका पासवर्ड जो है आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, यहाँ से फिर आगे जो है हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस आपकी मार्क करें। अब्दुल बासित आपकी मैं कल की अटेंडेंस जो है वो मुझे आ गया यार, वो मैं लगा देता हूँ। तो बाकी फिर जो है वो देखते हैं सेक्शन सी, अटेंडेंस सेक्शन सी फ्राइडे, ठीक है। इसका पासवर्ड जो है आपको इसी पे मैसेज कर रहा हूँ। तो जो लोग यहाँ पे हैं वो कम से कम जुमे के दिन का ख्याल रखते हुए इसको अपनी ज़ात तक ही रखें, नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जो लोग क्लासेस ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं उनके एक जैसे मार्क्स जो हैं वो आएंगे। मैं इसको आपको चैट में मैंने टू एवरीवन जो है वो मैं ये मैसेज जो है वो पासवर्ड जो है मैं भेज रहा हूँ अटेंडेंस का। तो आपके पास आ गया, आप अपनी अटेंडेंस जो है मार्क करें। मीनवाइल जो थोड़ा एक आध हेडिंग जो है उसको हम टच करने की जो है कोशिश जो है वो करेंगे। तो मीनवाइल मैं जो अब्दुल बासित की कल की अटेंडेंस है, आज कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है क्लास में जिसने कल क्लास ली और कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या टाइम लिमिट की वजह से वो अटेंडेंस ना मार्क कर सका? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं अब्दुल बासित के अलावा? इनका कल कह रहे थे मोबाइल का इशू है। सर जी जी सर, मेरा हुआ था। सर मेरा वो 21 सेल वाला इंटरनेट था, तो सर वो लाइट गई थी तो वो इंटरनेट भी साथ चला गया था। एक मिनट मैं विंडो को एक को खोलूं। सेक्शन सी जी,
कल 33 लोग सिर्फ प्रेजेंट हैं। सर हैदर अली सर मेरा नाम है सर। वो लाइट गई थी ना तो सर पीटी से वाला इंटरनेट है तो ठीक सर है जी, वो हैदर साथ अली चला हो गया। गया था। और कौन थे हैदर अली के अलावा? कौन थे? अब्दुल सर बासित, वहाब जाहिद वहाब, जाहिद थे कल आप? जाहिद ठीक है जी। जी और सर, फर्स्ट लेक्चर में थे, सेकंड लेक्चर ठीक में है। लाइट नहीं थी। और बस मैं इसको सेव करने लगा हूँ। ठीक है। जी अदर सर, देन, मेरा भी था सर, अनस रिहान खान। हाँ जी, नाम बोलिएगा। मेरा सर मसला था कल लाइट का सर, अनस रिहान खान सर, क्लास लीड अनस रिहान खान सर। अंस रेहान, ठीक है जी। और तो नहीं जी जी कोई? सर, अनस रिहान खान। मैं सेव करने लगा हूँ इसको। मेरा बाकी भी अब था सर जी। बेटे सबका ही था अब। सर जी जी का सबका ही था अब। नहीं सर, मेरा इशू था सर इलेक्ट्रिक में। मोहम्मद जाफिर, ठीक है जी। जाफिर आपकी तो लगी हुई है सेल्फ रिकॉर्डेड, लगी हुई है आपकी। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। बाकी आज की आप अटेंडेंस मार्क करें। मेन भाई जो हमारे पास 5 मिनट बच रहे हैं उसमें हम बाकी चीज़ें जो है उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया।